नवदृष्टि हेल्थ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आज हम लोग नया टॉपिक लेते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। जैसा कि हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि इकोनॉमीज को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने पीछे डिटेल डिस्कस किया था। तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के काम करते हैं। दोनों की भूमिकाएं होती है, यानी एक तरफ सरकार होती है और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र के उद्यमी भी अपनी अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं, उत्पादन वितरण के सहायक के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, उस मिक्स्ड इकोनॉमी को हम लोग फर्दर 5 क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं। मतलब मिक्स कैसे हुई, किन किन का मिक्सिंग है इसमें। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें कि जितने भी इकोनॉमिक प्लेयर्स होते हैं सबको आजादी दी जाती है काम करने के लिए, इसी नाते इसको मिश्रित कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। तो इसमें कुल 5 क्षेत्र होते हैं, 5 सब सेक्टर्स होते हैं इसमें अगर देखा जाए तो 5 सब सेक्टर्स होते हैं इसमें। अब ये कौन कौन से सब सेक्टर्स होते हैं? पहला सेक्टर जो हो गया उसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर या सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र जिसको हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर। जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है कि जो सरकार या उससे संबद्ध जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो या तो कोई सर्विस प्रोवाइड करती हैं या तो कोई उत्पाद प्रोवाइड करती हैं, उसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर सरकार से संबद्ध विभिन्न क्षेत्र होते हैं। मतलब इसमें कौन से क्षेत्र होते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र या लोक क्षेत्र में सरकार से संबद्ध विभिन्न क्षेत्र, सरकार से संबद्ध विभिन्न क्षेत्र। अब ये कौन कौन से क्षेत्र हैं जो सरकार से संबद्ध हैं? तो इसमें अगर हम लोग देखें तो आ जाते हैं विधायी निकाय। विधायी निकाय, विधायी निकाय किसे कहते हैं? जो लेजिस्लेटिव बॉडीज होती है, लेजिस्लेटिव बॉडीज। विधायी निकाय में कौन कौन आएंगे? तो अगर हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो यहाँ विधायी निकाय के रूप में हमारी पार्लियामेंट, और आप जानते हैं पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा और लोकसभा। तो 3 से मिलकर के हमारी संसद बनती है। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ऐसे हम लोग राज्य में भी देखते हैं विधायिका होती है। राज्य विधायिका में राज्यपाल, अगर 2 हाउस हैं तो आप जानते हैं अपर हाउस और लोअर हाउस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ये मिलाकर के बनते हैं। तो ये काम सरकार के ही पास होता है, किसी और के पास नहीं होता सार्वजनिक क्षेत्र में। तो एकाधिकार वाले क्षेत्र होते हैं। चीज आप ध्यान रखेंगे कि इसमें ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो सरकार के एकाधिकार में या उसके अपने निजी स्वामित्व में ही होते हैं। सरकार के किसी और को इस पर अधिकार नहीं होता है। अगर आप देखें तो विधायी निकाय लेजिस्लेटिव बॉडी टोटली किसके अंदर होती हैं? गवर्नमेंट के अधीन होती है। इसके अलावा इसमें शामिल होता है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कि आप जानते हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट करने वाली एजेंसी हो या पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने वाली एजेंसी हो। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं विधि प्रवर्तन एजेंसी जो होती है, लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसी, ये टोटली सरकार के अधीन होती है।
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। लॉ इन्फोर्समेंट में एजेंसी में आप जानते हैं, एक तो मेनली हमारे पास पुलिस होती है, मजिस्ट्रियल सिस्टम होता है पूरा, और आप जानते हैं कि सहायक के रूप में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आ जाती हैं, तो इनका ये जिम्मेदारी होता है। लेकिन आप जानते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस सहायक के रूप में होती हैं। जब ये जो जनरल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बैकअप की जरूरत होती है, तब इन्हें लाया जाता है। इसमें आप जानते हैं सीबीआई जैसी एजेंसी भी आ जाती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है बेसिकली। इसके अलावा आ जाती हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, जिसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हैं जो सरकार के अधीन कार्यरत है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो या कोई और पब्लिक गुड्स उपलब्ध करा रहे हो। जैसे अगर आप देखें एनटीपीसी, ओएनजीसी, बीएसएनएल, ये सारे जो हैं वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं। इसी तरीके से इंडियन रेलवे है, ये सारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के नाम से जाने जाते हैं। गवर्नमेंट की कुछ कंपनियां भी होती हैं, उनको भी, जिनको हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपनीज, इसमें भी शामिल होती हैं। इसके अलावा शामिल होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जिसको हम पीएसबी भी कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्हें हम कहते हैं। तो ये सारा मिला करके अगर हम लोग देखें तो एक बार हम फिर से समअप करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में वो तमाम क्षेत्र शामिल हैं जो सरकार से संबद्ध है। कुछ तो मतलब इस समय जो भी चीजें हैं वो कंप्लीटली किसके अंदर हैं, सरकार के। कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार ही भूमिका निभा सकती है, जैसे विधि निर्माण का काम जो है केवल सरकार करती है, यानी जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है ये सोलली अंडर गवर्नमेंट अथॉरिटी होते हैं, उसके बाहर किसी को नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार लोक प्रशासन, जैसे पुलिस हुआ, मजिस्ट्रियल सिस्टम हुआ, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम हुआ, ये केवल सरकार के अधीन ही हो सकता, किसी और के अंडर नहीं हो सकता है। उसको प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार के शासन व्यवस्था क्यों ना हो। तो ये हम लोग देखें विधि प्रवर्तन की व्यवस्था हो, ये हम प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। लेकिन हम आप जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ऐसे वो होते हैं जो सरकार कुछ पब्लिक गुड्स या पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे अगर हम लोग देखें बीएसएनएल का एग्जांपल ले लें, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, लेकिन आप जानते हैं टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। तो मतलब सरकार ने यहाँ ये जिम्मेदारी अपने पास ले रखी है। जैसे एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, आप जानते हैं थर्मल पावर के लिए प्राइवेट भी प्लांट लगी हुई है। तो ये दोनों में डिफरेंस मैं बताना चाह रहा हूं कि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में सरकार कोई बिजनेस का काम कर रही है, ऐसे उद्यम जो प्राइवेट को भी दिए जा सकते हैं, ये सोल अथॉरिटी सरकार की केवल इस पर नहीं होती, सरकार का एकाधिकार नहीं होता है। लेकिन इन चीजों पर सरकार का क्या होता है, एकाधिकार होता है। यानी लॉ इन्फोर्समेंट का चाहे बात हो, चाहे लॉ मेकिंग की बात हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, ये सरकार के एकाधिपत्य में होते, मोनोपोली में होते, किसी और को इसको दिया भी नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन ये सेक्टर ऐसे होते हैं जिनको प्राइवेटाइज भी किया जा सकता है। जैसे आपने जब आप पढ़ेंगे आगे एलपीजी के बारे में तो आप पाएंगे कि तमाम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर में देने का काम किया। ऐसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहे हैं। अपने देश में अगर हम लोग देखें तो दोनों क्षेत्र में बैंक है, यानी पब्लिक सेक्टर में भी है और प्राइवेट सेक्टर में। तो सर बैंकिंग सरकार का मोनोपोलिस्टिक फंक्शन नहीं है या उसके सीधे सीधे अंडर नहीं है। लेकिन जो ये पहले के काम है ये सरकार की पूरी तरीके से क्या है, एकाधिपत्य में है। तो ये हो गया सार्वजनिक क्षेत्र। अब मित्रों एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर हम उसमें देखें जो समाजवादी व्यवस्था होती पूर्णतः, जैसे पूर्व सोवियत संघ या चाइना में पहले था, तो हालांकि कोई स्टैंडर्ड नहीं रह गया, तो उसमें आप देखेंगे इस क्षेत्र की भूमिका क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी जब हम सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका जिससे उसमें ज्यादा पाते हैं तो हम कहते हैं ये व्यवस्था किधर की वो झुकी हुई है,
समाजवादी व्यवस्था की ओर झुकी हुई है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे तो 1956 में स्वतंत्रता के पश्चात हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया और उस मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने ज्यादा जो रोल दिया वो किसको दिया, वो जो रोल दिया था हमने बढ़ा हुआ रोल सार्वजनिक क्षेत्र को, पब्लिक सेक्टर को। आप जब पढ़ेंगे 1956 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी या इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तब उसमें आप देखेंगे कि सरकार ने कैसे इकोनॉमी में अपने लिए बड़ा रोल तय किया था। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। दूसरा जो सेक्टर होता है वो होता है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र में निजी व्यक्तियों अथवा जो पर्सनल जो प्राइवेट पर्सन्स हो गए या प्राइवेट पर्सन्स का एक ग्रुप होता है, वो बिजनेस को कंट्रोल करता है, बिजनेस का ओनरशिप उसके पास होता है। तो इसमें निजी व्यक्तियों या प्राइवेट पर्सन्स अथवा समूहों के स्वामित्व, ठीक है, या ओनरशिप। तो इसमें ओनरशिप किसकी होती है? इसमें ओनरशिप होती है निजी व्यक्तियों अथवा समूहों के ओनरशिप में जो भी उद्यम है वो किसमें कहलाते हैं? प्राइवेट सेक्टर में कहलाते हैं। तो इसमें कोई इंटरप्राइजेस हो सकता है, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है। हम पीछे जो पढ़े थे पहली क्लास में, जो इकोनॉमी के सेक्टर्स को हम लोग डिवाइड किया, मतलब इकोनॉमी के टाइप्स में डिवाइड किया था, तो उसमें हम लोग देखेंगे जो इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी उसमें ज्यादा बड़ा रोल किसका होगा? प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा होता है। तो हमें ध्यान देना है, एक कमांड इकोनॉमी जो सरकार द्वारा निर्देशित इकोनॉमी थी, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका ज्यादा होती है, जबकि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसका रोल ज्यादा होता है? निजी क्षेत्र का रोल ज्यादा होता है। यहाँ जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य होता है ये प्रॉफिट ड्रिवन नहीं होता है, बल्कि ये सर्विस ड्रिवन होता है। तो पब्लिक सेक्टर किससे ड्रिवन होता है? यानी इसमें जो मोटिवेशन है, इसमें जो गवर्नमेंट का अल्टीमेट एम है वो है टू सर्व पीपल, टू सर्व पीपल, यानी लोगों की सेवा करना। यानी हम अगर देखें तो इसमें मेन एस्पेक्ट होता है वेलफेयर का। किसमें वेलफेयर का एस्पेक्ट होता है? पब्लिक सेक्टर के फंक्शनिंग में दो चीजें हम जानते रखेंगे इसमें अल्टीमेट एम के रूप में, टू सर्व पीपुल, यानी लोगों, अपने जनता की, अपने लोगों की सरकार सेवा करने के लिए ये सब जिम्मेदारियां अपने हाथ में लेती है। अल्टीमेट होता है टू मैक्सिमाइज वेलफेयर, यानी लोक कल्याण को अधिकतम बनाना ही इसका अल्टीमेट गोल होता है। जबकि यहाँ निजी क्षेत्र का अल्टीमेट गोल क्या होता है? तो निजी क्षेत्र का अल्टीमेट गोल होता है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, यानी यहां अपने लाभ को अधिकतम बनाने की प्रेरणा होती है। यानी दोनों के मोटिव्स देखें, प्रेरणा देखें, आंतरिक चालन बल देखें, तो यहां जो आंतरिक चालन बल है जो सरकार से काम करवाता है वो टू सर्व पीपुल या टू मैक्सिमाइज वेलफेयर, और यहां है, यहां पर क्या है? मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, यानी अपने लाभ को अधिकतम बनाने की प्रेरणा से निजी क्षेत्र काम करता है। अब तीसरा आते हैं, अगला सेक्टर जो है घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र, इसका काम है, मतलब घरेलू क्षेत्र जिसको कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, परिवार अथवा उसके सदस्य, ठीक है,
जब अपने समूह परिवार को सामूहिक रूप से लेकर के या इंडिविजुअली कहाँ परिवार के सदस्य ने इंडिविजुअली जब डिसीजन लिया, किसके संदर्भ में, चाहे वो कहीं निवेश करना चाहता हो, चाहे उपभोग करने का निर्णय हो, चाहे बचत का। तो जब अर्थव्यवस्था में परिवार या निजी व्यक्ति, यहां निजी व्यक्ति कौन है, परिवार के सदस्य के रूप में, यानी परिवार का सदस्य है लेकिन परिवार के सामूहिक रूप से निर्णय में नहीं, अपने व्यक्तिगत रूप में जब निर्णय लेता है, किसके संदर्भ में, सदस्य के रूप में उपभोग, बचत या निवेश संबंधी निर्णय। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर। जैसे हम अपने परिवार के लिए जैसे इंश्योरेंस करवाएं, या उसके लिए कोई गाड़ी बंगला या किसी चीज की व्यवस्था करें, तो उपभोग हुआ, खाने पीने चीजों की व्यवस्था करें, या हम परिवार के लिए बचत करके बैंक में पैसे जमा करते हैं, एफडी करते हैं, शादी ब्याह के लिए बेटी की, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो ये बचत किस प्रकार का होगा, हाउस होल्ड होगा। इसी प्रकार निवेश करें, फैमिली अपनी प्लानिंग करके किसी रियल एस्टेट में, किसी बिजनेस में पैसे लगाती है, फैमिली कलेक्टिवली या फैमिली का कोई व्यक्ति, तब ये क्या कहलाता है, हाउस होल्ड सेक्टर कहलाता है। यहां पर यह ध्यान रखना है कि इसमें भूमिका किसकी ज्यादा होती है, परिवार की भूमिका ज्यादा होती है इन प्रकार के निर्णयों में। तो तीसरा महत्वपूर्ण सेक्टर कौन सा हुआ, घरेलू क्षेत्र हुआ। अब आप देखें यहाँ पूरी की पूरी सरकार निर्णय ले रही है, यहाँ पर एक उद्यमी, यहाँ पर निजी क्षेत्र में निजी व्यक्ति जो उद्यमी है, जो बिजनेस करता है, उसके निर्णय व्यक्तिगत अथवा वो समूह में निर्णय ले रहा है। और यहाँ पर जो है तीसरा किसमें है, इसमें अगर हम देखें तो परिवार या निजी व्यक्ति के सदस्य के रूप में जो निवेश बचत इनके निर्णय है वो घरेलू क्षेत्र से संबद्ध होते हैं। अगला सेक्टर जो है वो है बाह्य क्षेत्र या वैदेशिक क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र इसको कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर, इसी को कहते हैं वैदेशिक क्षेत्र। वैदेशिक क्षेत्र जिसको हम कहेंगे फॉरेन सेक्टर। जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, यह क्षेत्र उन आर्थिक क्रियाओं से संबंध है इसमें वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात हो। तो ये आर्थिक, इनमें वे आर्थिक गतिविधियां आती हैं शामिल हैं जो आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद विदेशी निवेश, विदेशी निवेश दोनों तरफ से हो सकता है। कैपिटल का इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। इनफ्लो मतलब अंतः प्रवाह, देश के अंदर आना, और आउटफ्लो मतलब देश से बाहर जाना। आप कैपिटल यानी पूंजी का अंतः प्रवाह या बाह्य प्रवाह। जब देश में पैसा आता है
जैसे कहीं किसी बाहर के देश से हमारे देश में कैपिटल आए, पूंजी निवेश हो, तो इनफ्लो ऑफ कैपिटल कहते हैं या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जब यहाँ से हमारे देश का कोई कैपिटलिस्ट बाहर पैसा लगाए, निवेश करे अपनी कंपनी में या किसी दूसरे बाहर की कंपनी के शेयर लगाए, शेयर खरीदे, तो उसे हम आउटफ्लो कहते हैं। तो इस तरीके से जो इसमें क्षेत्र में शामिल है, इसमें हम दो रूपों में देखते हैं। एक तो आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट शामिल है, ठीक है, और दूसरा क्या शामिल है, कैपिटल का इनफ्लो या आउटफ्लो शामिल है। अब जो अगला सेक्टर है, पांचवा सेक्टर, जिसको हम कहते हैं संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र जिसे कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर में जो ओनरशिप या स्वामित्व होता है वो सरकार और इनका दोनों का होता है। इसमें जो होगा, जैसे सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के कोई उद्यम स्थापित करें, तो ऐसे उद्यम जिसके स्वामित्व में, कर लीजिए, जिसके स्वामित्व में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों एक साथ। अब अगर आप देखें तो इसके कई सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं संयुक्त क्षेत्र में। जैसे संयुक्त क्षेत्र का उद्यम तब बना, संयुक्त ये दोनों मिलकर काम करें, यानी प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर के जब कोई उद्यम स्थापित करते हैं तो वह उद्यम क्या कहलाता है, किस क्षेत्र में कहलाता है, ज्वाइंट सेक्टर या संयुक्त क्षेत्र में। जैसे एक अच्छा उदाहरण है दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन या DMRC। तो एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन। इसमें आप जानते हैं 3 पार्टनर हैं। एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरी है सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, दूसरी सार्वजनिक क्षेत्र की एक और व्यवस्था शामिल है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो NCT की गवर्नमेंट है, और तीसरी शामिल है जापान की JICA, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जो गवर्नमेंट ऑफ जापान की अपनी कंपनी है, ठीक है, जो विदेशी निवेश वगैरह से संबंधित पहलुओं को डील करती है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं मारुति सुजुकी, सभी जानते होंगे, मारुति भारत सरकार की प्रतिष्ठान है और सुजुकी जो है वो किसकी है, हिस्सेदारी है जापान की। तो जापान भारत की मिले जुले इसमें होने के नाते इसको हम कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर कंपनी है मारुति सुजुकी। तो हमने आज देखा इस वीडियो में कि हम जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित इसी नाते हुई कि इसमें एक से ज्यादा प्लेयर होते हैं। जैसे अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखें तो उसमें सिर्फ कौन सा क्षेत्र पाया जाएगा, निजी क्षेत्र, यानी कैपिटलिस्ट ही प्रोडक्शन और ओनरशिप में भूमिका निभाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में भूमिका निभाएंगे, सरकार को बिजनेस से लेना देना नहीं होता है। दूसरी हमने देखा कमांड इकोनॉमी, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, कमांड इकोनॉमी या जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसमें किसकी भूमिका होती है, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई कैपिटलिस्ट नहीं होता, सारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की भूमिका जो होती है वो गवर्नमेंट अपने हाथों में ली हुई होती है। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने देखा कि पब्लिक प्राइवेट के साथ साथ घरेलू क्षेत्र, हालांकि घरेलू क्षेत्र की भूमिका उसी देश में हो सकती है जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनरशिप। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो कम्युनिस्ट कंट्रीज में नहीं होता, इस नाते वहां ये गायब है। अगला क्षेत्र है बाह्य क्षेत्र, जिसमें हम लोग बात किए, अमूमन सभी देशों में आउटफ्लो इनफ्लो की बात होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इस नाते ये क्षेत्र तो रहेगा ही रहेगा। अगला हो गया संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र में हमने कहा कि ये दोनों ज्वाइंटली प्रोजेक्ट लगाते हैं तब उसे हम कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर। तो इस तरीके से हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये अलग अलग क्षेत्रों के रूप में देखें। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।